हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इससे पहले आपने एचटेट 2020 सॉल्यूशन की एक वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने एचटेट 2020 के पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें पहले 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, देख लीजिएगा जाके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एचटेट 2020 पेपर पीजीटी केमिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी ऐप है एक, जिसका नाम है पढ़ रहे IIT जैम केमिस्ट्री। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप पे ये नंबर है मेरा, अगर आपको व्हाट्सएप पे मुझसे जानकारी चाहिए तो ठीक है। तो चलिए भाई, पहले 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है। तो पहले जो 30 क्वेश्चन थे वो बेसिकली हमने डिस्कस किए थे आपका 91 से लेके 120 तक। उसको मैंने पार्ट 1 में कवर किया है, वो आप जाके देख लीजिएगा। अभी हमारा पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो ये क्या करें, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इजी सा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच। देखिए, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए, अगर आपको कहीं पे भी वॉल्यूम गिवन है तो हमें इतना जरूर पता होता है कि 22,400 ml वॉल्यूम के अंदर एक मोल होता है ना, एक मोल होता है, इसका तो हमें पता है। और एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप, यहां से ये कह रहा है कि सभी की वॉल्यूम सेम है, तो बताइए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। हमें ये पता भाई, इसमें एक मोल होता है तो एन मॉलिक्यूल्स रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, अगर इतनी वॉल्यूम है तो एन मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, है ना, ये बोल सकते हैं। तो 1 ml के अंदर कितने रहे होंगे भाई, 1 ml के अंदर रहे होंगे Na बाई 22,400 ml। एक्चुअल में वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, 100 ml है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स रहे होंगे। और ये सभी के रहे होंगे, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, सभी के इतने ही मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा कि इन तीनों के ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या मिलेंगे आपको, सेम। इन तीनों के ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑक्सीजन अमोनिया से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड दिस इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इसकी शेप आपसे पूछी जा रही है। देखो भाई, किसी को अगर बेसिक नॉलेज है वो एकदम से इसको गलत प्रूव कर देगा। 2 ऑप्शन को, कॉपर के साथ यहाँ पे 4 अमोनिया लगे हुए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 शेप पॉसिबल हो सकती है, एक टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड दूसरी dsp2 स्क्वायर प्लेनर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पिरामिडल नहीं हो सकती, ऑक्टाहेड्रल नहीं हो सकती। अब आंसर बचता है 1 और 4 में से। देखिए, ये कंपाउंड अपने आप में काफी ज्यादा स्पेशल है। कैसे, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कॉपर +2 का मतलब होता है D9। यहाँ पे इंटर एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। ये रहा, तो आप यहाँ पे देखो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 7, 8 एंड 9। अब यहाँ पे क्या रहा होगा, अगर ये 3D है तो यहाँ पे क्या रहा होगा, 4s एंड यहाँ पे क्या रहा होगा, 4p। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 4 यहाँ पे जाएंगे और sp3 होगी, बट इसकी sp3 नहीं होती है, टेट्राहेड्रल नहीं होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। ऐसा इसमें क्या होता है कि इसकी स्क्वायर प्लेनर होती है। देखिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल के यहाँ चला जाता है, तो ये खाली हो जाता है 1, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो यहाँ पे इंटर एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ के 3D से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका एक्साइट कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व की गई है, dsp2 ऑब्जर्व की गई है, dsp2, एंड इसकी जो शेप होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है, ठीक है। एक हाइजेंस करके कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। ए इज द करेक्ट आंसर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये काफी इजी क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का। एवरेज रेट आपको दे रखा है, इस पूरी रिएक्शन का रेट दे रखा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो आप सभी को पता होनी चाहिए इस बात की कि जो रेट होता है उसको आप कैसे दिखा सकते हैं। देखिए रेट, तो यहाँ पे इसका जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो, एंड यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ DNO2 बाय dt। तो रेट तो आपको दे ही रखा है,
रेट तो दे ही रखा, कितना है आपका 6.79 की पावर 10 की पावर -4। इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ 4 से कर दीजिए, क्योंकि ये जब यहां जाएगा तो आपके पास रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 आ जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6, 28 और 1 मिनट रुकिएगा, 9 36, 28 और 1 आ जाएगा यहाँ पे भाई। इसकी आप देख लीजिएगा, इसकी जब आप करेंगे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे मैं करके देख ही लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये आ रहा है 28 और ये आ गया 24 और 3 27, ये आ रहा है भाई 27 वाला तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है ना हमें, 27 वाला तो एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे डेसिमल वगैरह भी लगाना है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में इतना यहीं पे आ रहा है। तो इस क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए ये जो बेस होते हैं ना, ये लेविस बेस होते हैं, जितनी ज्यादा लोन पेयर की अवेबिलिटी रहेगी उतना ही अच्छा बेस माना जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई इस कंपाउंड का नाम होता है पायरोल। इस पायरोल में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो तो इस कॉन्जुगेशन एरोमेटिसिटी का पार्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये तो फ्रीली एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ये तो उस एरोमेटिसिटी का पार्ट है, तो यहाँ पे इसके पास देने के लिए कुछ है नहीं खास। उसके बाद देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर परमानेंट लोन पेयर है, कोई भी रोक टोक नहीं है। यहाँ पे भी लोन पेयर है जो कि कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है। इस एनालीन की बात करोगे, इसका लोन पेयर इसका पार्ट है यहाँ पे ना, रेजोनेंस का पार्ट है, लेकिन इसका तो एरोमेटिसिटी में यूज हो रहा, तो इसके पास लोन पेयर की अवेबिलिटी सबसे कम है, इसलिए ये लिस्ट बेसिक होता है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है मुझे जहां पे ये लिस्ट बेसिक है, ठीक है ना। फिर भी देख लेते हैं, उसके बाद नंबर आएगा इसका, क्योंकि इसका लोन पेयर भी आपका कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में है। उसके बाद फोर्थ हो गया। इन दोनों में कैसे कंपेयर किया सर आपने, तो देखिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, है ना। तो इसका जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे जो ये लोन पेयर ये ज्यादा स्टेबल है, ये देना नहीं चाहेगा, इसीलिए ये लिस्ट बेसिक हो गया, मतलब इसीलिए उसके कंपैरिजन में ये लिस्ट बेसिक हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे सोडियम फिनेट रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड, फिनोलेट की जगह फिनोलेट लगा देते तो और भी ज्यादा बढ़िया रहता। तो देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बड़ा इजी सा ही क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर गलत दिया गया है आंसर की में, इसका आंसर अलग। देखिए सोडियम फिनेट क्या होता है, फिनोलेट बोल देते हैं, फिनोलेट ज्यादा बढ़िया रहता है। तो ये O के ऊपर नेगेटिव और Na पॉजिटिव। जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई होगी एसिटाइल CH3 डबल बॉन्ड O एंड Cl के साथ, तो यहाँ पे बताइए कि क्या बनेगा। ये जो कंपाउंड बनेगा, अब ध्यान से देख लीजिएगा इसको, ये जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे O तो है ही है, यहाँ से Na पॉजिटिव, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, और ये आ गया C डबल बॉन्ड O CH3। इसका जो नाम होता है इसे हम फिनाइल एसीटेट बोलते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं, देखिए ये पूरा एक एसीटेट हो गया और ये फिनाइल होगी, तो इसे नाम दिया जाता है फिनाइल एसीटेट। इसे क्या नाम दिया जाता है, फिनाइल एसीटेट। आंसर की में इसका आंसर एक दिया हुआ है कि मिथाइल बेंजोएट, तो मिथाइल बेंजोएट जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, दिस इज फिनाइल एसीटेट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तीसरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। SN1 आप सभी को पता होगा, रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। आप सभी को पता होगा कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, तो आपका कार्बोकटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा ही रेट होगा SN1 का। तो इस क्वेश्चन में देखिए भाई, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे पॉजिटिव बनाओ, 2 फिनाइल लगे हुए, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ, एक ही फिनाइल लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ, 2 फिनाइल लगे हुए, बट यहाँ पे डिफरेंस देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे भी 2 फिनाइल हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, ठीक है, रेजोनेंस दोनों में बराबर है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो तीसरे वाला है, सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन, क्योंकि यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग का, बेंजीन रिंग का लग रहा है रेजोनेंस, साथ
साथ में यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है जो कि पहले वाले में नहीं है। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन तीसरा है, इसीलिए यहाँ पे SN1 का रेट सबसे ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तीसरा आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 फिनाइल, देखिए यहाँ पे बहुत आसान है ये भी, 1 फिनाइल क्लोरो 2 क्लोरोप्रोपेन, पहले प्रोपेन बना लेते हैं 1 2 3, 1 पे फिनाइल लगा दिया और 2 पे क्लोरो लगा दिया। इसकी रिएक्शन करवाई गई है अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होता है भाई, ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बेसिकली, E1 E2 जो भी आप बोलना चाहिए बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अब बात ये होती है कि सर हाइड्रोजन तो ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम वो वाला हाइड्रोजन निकालते हैं जहां से स्टेबल अल्कीन बने। तो देखिए अगर आप यहां से ये निकालेंगे तो ये जो अल्कीन है ये इस फिनाइल रिंग के द्वारा स्टेबलाइज होगी, ठीक है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाना ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये प्रोडक्ट एज कंपेयर टू दूसरे वाला ये प्रोडक्ट इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे इस अल्कीन के पास रेजोनेंस नहीं है। तो ये माइनर बनेगा जरूर, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 फिनाइल प्रोपीन, क्या यहाँ पे पहली पोजीशन पे फिनाइल लगेगा और प्रोपीन बनेगा, तो यही पॉसिबिलिटी है। ऑल तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, है ना, ऑल तो यहाँ पे आएगा नहीं, और 2 पे आप फिनाइल क्यों लगाओगे, यहाँ पे फिनाइल चेंज होने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। H2S ज्यादा एसिडिक होता है वाटर से। देखिए यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है इस हाइड्रोजन का अलग होना। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो 1s एंड 3p के बीच में है, और ऑक्सीजन और इसके बीच में हाइड्रोजन यहाँ पे 1s 2p के बीच में, तो पक्का ही ये वाला जो बॉन्ड है ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो आसानी से टूटेगा नहीं, यह ज्यादा स्टेबल है तो आसानी से टूटेगा नहीं, अगर आसानी से टूटेगा नहीं तो यहाँ पे H पॉजिटिव इजिली रिलीज नहीं हो पाएगा, इसलिए वाटर लेस एसिडिक होता है एज कंपेयर टू H2S। पहला ऑप्शन दिया है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होता है क्या H2S? नहीं जी, ये रीजन नहीं होता है। एटॉमिक नंबर का कोई खेल नहीं है। हाँ ये पक्का ही खेल होता है यहाँ पे कि हाइड्रोजन और सल्फर बॉन्ड इज वीकर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। हाइड्रोजन सल्फर का बॉन्ड वीकर है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं है एज कंपेयर टू OH, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था तीसरे वाला कि HS बॉन्ड वीकर है, आसानी से टूट जाएगा, इसलिए वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू पेरिसाइक्लिक। देखिए मैंने यहाँ पे 2 चीजें और नोट की हैं स्टेट के इस पेपर में। NMR स्पेक्ट्रो मतलब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो NMR हो चाहे वो IR हो, ठीक है। दूसरा पेरिसाइक्लिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके अलावा जो MSc के मेजर टॉपिक्स हैं उनमें से कोई खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन पेरिसाइक्लिक एंड स्पेक्ट्रा ऑर्गेनिक उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय 1,3 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट करवानी, तो बताइए क्या 1,3 शिफ्टिंग, हालांकि लिख भी रखा है कि 1,3 अल्काइल शिफ्टिंग। अब इतना हिंट देने के बाद भी अगर आप प्रोडक्ट ना बना पाए फिर तो भाई थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होनी ही है, ठीक है। तो यहां से देखिए अगर आप बात करेंगे यहाँ पे R लगा हुआ ये रहा अल्काइल, ठीक है, ये R है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो देखिए इसमें करना क्या होगा बेसिकली, अगर मैं कोई और कलर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखे, इसमें क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां माइग्रेट करेगा। तो इससे देखिए क्या होगा 1 2 3, यानी कि आपका यहाँ पे 1,3 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन होगा, 1 से 3 पे चला गया। तो जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, अब इसकी स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे रही हो ध्यान से, यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे देनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये रहा। अब जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा इसके बीच में, 1 मिनट रुकिएगा, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है शायद बनाने में स्ट्रक्चर, दोबारा से कोशिश करता हूँ, दोबारा से ट्राई करता हूँ। ये दोनों ऐसे कैसे, ये वाला ऐसे कैसा, यहाँ पे ये रहा और ये रहा। तो ये वाला बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और ये जो आपका R था ये कहाँ पे आके चिपक जाएगा, ये जो आपका R था ये कहाँ पे आके चिपक जाएगा ये। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ये भी एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है। तो ऐसा आपको कहाँ नजर आ रहा है, देखिए ये जो है ना R यहाँ से उठ के याद है, ये तो 1-2 शिफ्टिंग वाली बात होगी, ये बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा, डबल बॉन्ड जरूर मूवमेंट करेगा यहाँ पे। यस, तीसरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसी को सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट जो है आप बोल सकते हैं, इजी सा कंसेप्ट
एक्सेप्ट होता है बिल्कुल कि यहाँ से R यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तीसरा आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप कहोगे सर सारे ही इजी हैं, आपको इतने अच्छे से आते हैं क्या? भाई बेसिक से ही क्वेश्चन मैं कहूँगा, जिस बच्चे ने नेट गेट की तैयारी कर रखी होगी या जो जैम वगैरह को पढ़ा रहा होगा तो उसको मतलब ईजी ही लगेंगे ये सारे टॉपिक्स, क्योंकि ये ज़्यादातर टॉपिक 11th-12th लेवल के ही है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको रिएजेंट दिए गए हैं, रिएजेंट दिए गए हैं और यहाँ पे कौन सा टेस्ट के अंदर यूज किया जाता है। देखिए भाई, बड़ा एक फेमस टेस्ट होता है आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होना। क्लोरोफॉर्म की और NaOH के जब आप रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ? प्राइमरी अमीन के साथ। अगर वहां पे फाउल स्मेल आ रही है तो इससे आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है। इससे अगर मान लो आपने किसी एक अमाइन की रिएक्शन करवाई, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म एंड बेस के साथ, तो वहां पे अगर आपको आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी, उसकी एक फाउल स्मेल होती है, तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि वहां पे प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये कार्बीन के अंदर आपको पढ़ाया जाता है डी का ए होगा, डी का ए होगा तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, डी का ए होगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद देखिए, ये आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, कहीं पे डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन का जो एक मिनट रुकिएगा, इसको समझते हैं। अमोनिकल AgNO3 एल्डिहाइड के लिए सिल्वर, अमोनिकल AgNO3 सिल्वर मिरर टेस्ट आप बोल सकते हैं। तो A का 2 हो गया भाई, तो A का 2 होते ही तीसरा आंसर आ गया। अल्कलाइन KMnO4 इज यूज्ड फॉर आपका इसके लिए, C का तीसरा आना चाहिए यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, B का तीसरा आएगा, बी का तीसरा, हाँ ये वाला, और इसका ये आएगा। ठीक है, ये इसका याद आएगा फोर्थ। बिल्कुल सही है भाई, ये बिल्कुल सही है। ये आपका यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, पर आयोडिक एसिड है, इसका बड़ा यूज किया जाता है, तो विसिनल OH ग्रुप के लिए एंड अल्कलाइन KMnO4 डबल बॉन्ड के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं कहेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ गैस फेज रिएक्शन बताइए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कंडीशन। देखिए यार, यहां पे आप समझिए कि एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो रैंडमनेस, एक से दो बनना, रैंडमनेस बढ़ रही है। अगर रैंडमनेस बढ़ रही तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, और एंट्रोपी को इंक्रीज करना दिखाया जाता है ग्रेटर देन 0 से। अगर कहीं पे एंट्रोपी इंक्रीज करती है तो उसे ग्रेटर देन 0 से दिखाया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी गलत है, यहाँ पे डिक्रीज कर रखी है एंट्रोपी, ये भी गलत है, डिक्रीज करके है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या बच जाता है आपका? फोर्थ। आंसर क्या बच जाता है आपका? फोर्थ बच जाता है कि एंट्रोपी इंक्रीज करेगी एंड एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है इस रिएक्शन की, एंथैल्पी पॉजिटिव है यहाँ पे इस रिएक्शन की, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हालांकि इससे ही सोल्व हो जाता है ये आपका क्वेश्चन, इससे ही। ठीक है, अगर आप PCl5 को तोड़ोगे तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे एंथैल्पी पॉजिटिव है। ठीक है, डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एसिडिक ऑर्डर। देखिए भाई, अगर आप बात करेंगे इन दोनों में से, ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। सल्फर जो है वो ज्यादा अच्छी नॉन मेटल होती है, तो जितना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा उसका ऑक्साइड उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ का होता है। यहां तक ये ठीक था, बट यहां पे ये गलत इसलिए होगा कि यहां पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पे +6। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, इसलिए ये गलत होगा। SO3 सबसे अच्छा एसिड होता है इन सभी में से, है ना। ये तो भाई वैसे तो ये बेसिक नेचर के होते हैं, है ना, मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, ना कि एसिडिक का। हाँ, अगर उल्टा लिखा होता तो हम बोल देते कि एसिडिक का ऑर्डर होगा, ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन से, कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन अच्छी नॉन मेटल होती है? नाइट्रोजन अच्छी नॉन मेटल होती है, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा एज कंपेयर टू CO2। इसको भी हटा दीजिए। आंसर तो हमारा फोर्थ ही बच गया। देखिए, सल्फर, कार्बन एंड बोरोन, सल्फर से अच्छा, मतलब सल्फर कार्बन से अच्छी नॉन मेटल होती है, इसलिए इसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। उसके बाद बोरोन से अच्छी नॉन मेटल होती है कार्बन, इसलिए उसका ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो फोर्थ आ जाना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से। ये मैं कहूंगा थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन जरूर है। तो देखिए, आइए सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले एक एंजाइम दिया और एक सबस्ट्रेट दिया, इसकी रिएक्शन, हालांकि इसको इन्होंने ऐसे लिखना चाहिए था कि ऊपर Ka और नीचे Ka डैश,
एंड यहाँ से ये जो ES बना ये आपका एक इंटरमीडिएट होता है। तो इसको देखिए मैं अपने वे में लिख लेता हूँ पूरे को ताकि हम सॉल्यूशन कर पाए इसका। और इस यूट्यूब चैनल पे एक 2 घंटे की वीडियो है, अगर किसी को ये कंसेप्ट सीखना है ना तो 2 घंटे की एक वीडियो मिल जाएगी, वो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, एकदम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि जब आपने E प्लस S की रिएक्शन करवाई होगी और जब ES बना होगा तो इसका रेट कांस्टेंट है Ka। वापिस से देखिए यहाँ पे वैसे बैकवर्ड का निशान होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं लगा तो भी यहाँ पे रेट कांस्टेंट तो दे रखा कि हम समझ जाएंगे। अब दूसरा क्या होगा यहाँ पे दूसरे स्टेप में कि जो ES है वो आपका वापिस से कन्वर्ट हो जाएगा E प्लस S में, तो इसको हम नाम देंगे इस रेट कांस्टेंट को K डैश, जो कि दे भी रखा है। तीसरा जो स्टेप है वहां पे दिखा रखा है कि ES आपका कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में एंड इसका रेट कांस्टेंट K भी है। तो देखिए सबसे पहले मैं इनका सभी का रेट ला एक्सप्रेशन लिख लेता हूं। तो रेट ला अगर इसका लिखूं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रेट कांस्टेंट एंड रेट ला एक्सप्रेशन में हम सिर्फ रिएक्टेंट को ही दिखाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा E की कंसंट्रेशन एंड यहाँ पे हो जाएगा S की कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर मैं इसका रेट ला एक्सप्रेशन दिखाऊं यहाँ से तो क्या हो जाएगा Ka डैश है ना, Ka डैश एंड यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ES। अगर मैं इसका रेट ला एक्सप्रेशन दिखाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा Kb एंड कंसंट्रेशन ऑफ ES। अब स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या बोलती है कि जो आपका इंटरमीडिएट होता है स्टडी स्टेट में उसकी जो कंसंट्रेशन है उसका जो रेट होता है वो 0 होता है, इंटरमीडिएट का जो रेट है वो 0 होता है। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे सिंपल सा है कि आप सबसे पहले यहाँ पे निकाल लीजिए dES/dt, क्योंकि ये आपका क्या है इंटरमीडिएट, इसका रेट, और इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, है ना। स्टडी स्टेट पे रेट ऑफ इंटरमीडिएट जो होता है वो 0 होता है स्टडी स्टेट पे, ठीक है। अब ये देखिए ये कहां पे आ रहा है, तो देखिए ये यहाँ पे आ रहा है और इसको हम प्रोडक्ट साइड में आ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए यहाँ से। Ka हो गया एंड यहाँ पे E की कंसंट्रेशन इनटू में S की कंसंट्रेशन माइनस। अब देखिए ये आपका रिएक्टेंट साइड आ रहा है, हम इंटरमीडिएट को प्रोडक्ट ही मान के चलते हैं, तो अब ये रिएक्टेंट साइड आ रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव साइन लेंगे, तो यहाँ पे माइनस Ka डैश एंड यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ES। यहाँ पे भी ES रिएक्टेंट साइड आ रहा है तो माइनस लिखेंगे Kb एंड ES की कंसंट्रेशन। तो अब आपने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, देखो यहाँ से। अब यहाँ से आपको ES की कंसंट्रेशन तो चाहिए थी क्योंकि ये पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी कि इंटरमीडिएट की। तो इसको अब कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत आसान है। इस वाले को उठा के यहाँ ले आओ, माइनस Ka इंटू में ES हो जाएगा, E की कंसंट्रेशन और S की, माइनस यहाँ से आप क्या कीजिए E डैश को बाहर निकाल लीजिए, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ E डैश एंड यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा Ka डैश प्लस में Kb आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, इसको नीचे उठा लाइए और जब आप इसको नीचे उठा के लाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा सेकंड। देखो ऊपर Ka है, ठीक है, यहाँ पे E की कंसंट्रेशन है, यहाँ पे S की कंसंट्रेशन है और ये पूरा आपका आ जाएगा नीचे, ये पूरा आपका आ जाएगा नीचे। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का, केमिकल काइनेटिक्स में आपको ये पढ़ाया जाता है, तो ये मैं कहूंगा कि अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, इसको भी हम आयोनिक इक्विलिब्रियम से रिलेट कर सकते हैं। द पीएच ऑफ ब्लड मेंटेन्ड बाय बफर। भाई पीएच हमारी ब्लड की थोड़ी सी बेसिक नेचर का होता है, तो ये किसके द्वारा मेंटेन की जाती है। देखिए यार इनके बारे में कुछ खास नहीं है, लेकिन इतना जरूर हमें आइडिया होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हम निकालते रहते तो अंदर से ही निकली होगी और पानी तो प्रेजेंट होता ही है, तो वहां पे बेसिकली कार्बोनिक एसिड होता है हमारे अंदर। तो ये जो कार्बोनिक एसिड और जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वही इसको मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो प्योरली याद रखने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप जरूर इसको कनेक्ट कर सकते थे अपनी बेसिक नॉलेज से, क्योंकि और कोई एसिड की पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा बनती नहीं है। ये तो हमारा काफी आपने देखा होगा कि इसका काफी ज्यादा यूज होता रहता है, कार्बोनिक एसिड वगैरह ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था एमएससी का, आईआर स्पेक्ट्रा का है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का। एनएमआर के ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है एंड ये आईआर स्पेक्ट्रा के ऊपर क्वेश्चन है। अच्छा है, मतलब जिसने पढ़ रखा है तो उसके लिए तो बड़ा बेसिक ही है, जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए अच्छा हो ही जाता है। Following characteristics absorption band are obtained in IR spectrum। यहां पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखिए C2H6O, या तो ये ईथर है, देखो ये ईथर, या फिर ये अल्कोहल हो सकता है ना। उसके बाद देखो इन्होंने बताया है, डाटा दिया है कि स्ट्रॉन्ग पीक, स्ट्रॉन्ग बैंड आ रहा है
स्ट्रॉन्ग बैंड आ रहा है IR में यहाँ पे 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के पास। इसको जिस बच्चे को भी पता OH का आता है, अल्कोहल का बैंड आता है यहाँ पे एक तो, ठीक है। उसके बाद एक और आ रहा है इसके पास 2920 के पास मीडियम इंटेंसिटी का आ रहा है यहाँ पे, एक बैंड यहाँ पे आ रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह करके भी ये एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन इतना भी जिसको पता है ना कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अल्कोहल के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अल्कोहल के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज अगर आप देखोगे तो और कहां पे आपको नजर आ रही है। देखिए अगर इसकी बात आप करेंगे इस फार्मूले में तो 2 ऑक्सीजन हो रहे हैं। देखो अगर आप इतना बेसिक आइडिया लगा सकते हैं, जब यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो 2 ऑक्सीजन हो गए। ये तो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं, इसलिए आप इसको हटा सकते हैं। ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पॉसिबल हो सकता है लेकिन ये कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ कंपाउंड होता ही नहीं है। हाँ अब बच गया ईथर एंड अल्कोहल। तो ये जो डाटा है ना ये परफेक्ट बैठता है अल्कोहल के लिए, ऑलरेडी पढ़ाया जाता है, बड़ा बेसिक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सेकंड आना था, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NMR स्पेक्ट्रा सिग्नल्स निकालने हैं, बहुत ही आसान है, प्रोटॉन के सिग्नल निकालने। देखिए अब इसको समझाना भी बड़ा आसान होगा मेरे हिसाब से। सबसे पहले एक प्रोटॉन ये देगा और इन तीनों का एक ही प्रोटॉन होगा, दूसरा दूसरा दूसरा, क्योंकि इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। तो पहले वाले कंपाउंड में सिर्फ 2 ही सिग्नल मिलेंगे, पहले वाले में 2 ही। अगर 2 मिल गए तो इन दोनों ऑप्शन को हटा दो, 2 और 4 ऑप्शन हो ही नहीं सकते। इसमें देखिए ट्राई मिथाइल सिलेन TMS, ट्राई मिथाइल सिलेन एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाता है ना। इसका TMS बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, ट्राई कह रहा था, टेट्रा आएगा, टेट्रा मिथाइल सिलेन बोला जाता है इसे। तो इन सभी का एक ही सिग्नल आएगा भाई, सारा जो मिथाइल के ऊपर प्रोटॉन है एक ही सिग्नल। तो यहाँ पे एक ही सिग्नल आते, क्वेश्चन ही खत्म। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही खत्म हो गया। उसके बाद इसके कितने सिग्नल, इस कंपाउंड को आप समझ सकते हैं अगर समझोगे तो। यहाँ पे 3 कैसे आ गए सर? देखिए इस कंपाउंड को अगर आप समझोगे कुछ ऐसे समझिएगा, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको दोबारा बनाना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि क्लोरीन है ऊपर की तरफ, एक तो ये प्रोटॉन हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और प्रोटॉन लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे होंगे भाई। तो एक प्रोटॉन ये लगा हुआ है, एक प्रोटॉन ये। तो देखिए अगर ये HA है और ये HB बोल देता हूँ, है ना, सेम यहाँ पे भी रहे होंगे HA एंड HB, सेम इसी पे केमिकल। तो देखिए पहला प्रोटॉन ये, इसका सिग्नल आएगा। अब देखिए यहाँ पे HA के ऊपर क्लोरीन दिखाई दे रहा है, एक क्लोरीन दिखाई दे रहा है और एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो ये सेकंड सिग्नल अलग होगा। और ये वाला जो है ना ये अलग सिग्नल, क्योंकि इसको नीचे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो इसका तीसरा सिग्नल अलग आएगा। तो इसलिए यहाँ पे 3 सिग्नल आते हैं, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर 3 सिग्नल होंगे। समझ में आ रही है बात? इसके अंदर वापस से कितने सिग्नल हो जाते हैं भाई? इसके अंदर एक, उसके बाद 2 हो गए, एंड उसके बाद इनका 3, उसके बाद इनका 4, उसके बाद इनका 5। तो इसके तो यार 5 सिग्नल आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा इन्होंने। इसके 5 सिग्नल बनेंगे, इन्होंने तो 2 सिग्नल दिखा रखे हैं। 2 सिग्नल तो नहीं हो सकते, तो लेकिन औरों से तो यही ज्यादा ठीक बैठता है, औरों से तो यही ज्यादा ठीक बैठता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। हालांकि इस लास्ट वाले के 5 सिग्नल आएंगे, 1, 2, उसके बाद इन दोनों का 1, 3, इन दोनों का 4 और 1, 5। लास्ट वाले के 5 आने चाहिए थे, लेकिन कोई ऐसा दे ही नहीं रखा, तो इसलिए ए ही इसका ज्यादा अच्छा आंसर रहेगा हमारे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भाई, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड बहुत आसान है, MOT जिसको आती होगी वो इजीली बता देगा। ऑक्साइड बोले तो O2 एंड सुपर ऑक्साइड बोले तो O2 2 नेगेटिव एंड सुपर ऑक्साइड बोले तो O2 नेगेटिव। देखिए वैसे अगर बॉन्ड ऑर्डर से जाओगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर वो 1 ही होता है, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 17 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर वो 1.5। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर से आप इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर से आप इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन अगर आपको करना है तो देखिए इसका पहली बात तो आंसर आएगा सेकंड। ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है। ऑक्साइड का मतलब देखो, ये O2 तो अलग चीज होगी, O2 एक अलग चीज होगी। ऑक्साइड का मतलब होता है O के ऊपर 2 नेगेटिव, उसके बाद होता है O2 के ऊपर 2 नेगेटिव, ये परऑक्साइड होता है, और O2 के ऊपर अगर एक ही नेगेटिव आ रहा है इसे, तो यहाँ पे जो 2 नेगेटिव चार्ज वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो वो थोड़ा सा वो रहता है, और यहाँ पे एक
एक एक ऑक्सीजन पे 0.5 का नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एस ब्लॉक में पढ़ाया जाता है, आपको लिखवाया जाता है कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा नॉर्मल ऑक्साइड की, फिर पेरोक्साइड की और फिर सुपर ऑक्साइड की। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड आना था। एमओटी से आप इसको नहीं निकाल पाते, एमओटी से आप इसको नहीं निकाल पाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या है। इन दी सेल दैट यूटिलाइज द रिएक्शन, ठीक है। यहां पे कह रहे हैं कि जब हमने H2SO4 ऐड किया इसमें तो कैथोड कंपार्टमेंट में तो क्या होगा। सबसे पहले समझिए, यहां पे देखिए Zn से Zn2 पॉजिटिव का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड पे होता है। और यहां पे अगर आप कैथोड कंपार्टमेंट में, जब आप कैथोड कंपार्टमेंट में ये डालोगे, क्या डालोगे, ये भाई मान लो आपका कैथोड कंपार्टमेंट है, इसके अंदर कह रहा है कि हमने बाहर से क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। तो इसके डालने से क्या हुआ, H2SO4 के डालने से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो ये जो रिएक्शन है, अगर रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। जितना ज्यादा ये रहेगा उतना ज्यादा ही H2 में कन्वर्ट होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इतना तो समझ में आता है। देखिए, इंक्रीज द ई सेल एंड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू राइट, ये तो ठीक है कि इक्विलिब्रियम को राइट में लेके जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू को, ई सेल की वैल्यू को कम करेगा और इक्विलिब्रियम को राइट में लेके जाएगा। राइट में लेके जाने वाली बात बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाती है दोनों ही बातें कि लेफ्ट में लेके जाएगा। अब यहां पे देखिए भाई, ई सेल इंक्रीज ही करता है, ई सेल क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। यहां पे ई सेल डिक्रीज करने वाला नहीं है। ई सेल की वैल्यू इंक्रीज, जब भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ई सेल की वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है। एक आपने जैसे इसमें एक रिलेशन भी होता है, वो शायद आपने पढ़ा भी होगा, इनोट सेल के टर्म में वो होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो इसमें यही बोलोगे आप कि इंक्रीज द ई सेल, ई सेल को इंक्रीज करेगा एंड क्योंकि कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करेगी, देखिए एक और तरीका हो सकता है इसका एक्सप्लेन करने का कि कैसे ई सेल, नेक्स्ट इक्वेशन से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे शायद इसको। तो देखिए यहाँ पे ई सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई नोट सेल माइनस में 0.059 एन, और एंड यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखो प्रोडक्ट क्या है, Zn2 पॉजिटिव, और नीचे आएगा ये। जब आप इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो आप इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू को कम कर रहे हो, इस पूरे की वैल्यू को कम कर रहे हो। अगर इस पूरे की वैल्यू कम होगी तो ई सेल की वैल्यू बढ़ेगी, इस पूरे की वैल्यू अगर कम होगी तो ई सेल की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां से हम बोलेंगे बिल्कुल कि आपकी ई सेल की वैल्यू यहां पे इंक्रीज करेगी एंड इक्विलिब्रियम भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। ये देखिए, ये फिर से क्वेश्चन आ गया फैराडे लॉ का। मैंने पहले पार्ट में भी एक क्वेश्चन करवाया था, अब दूसरे पार्ट में करवा देते हैं। देखिए उसी मेथड से करवाऊंगा जिस मेथड से पहले पार्ट में करवाया था। ये कह रहे हैं कि एक करंट है 9.65 एम्पियर का, और उसको हमने 1000 सेकंड के लिए पास करवाया है। एक फराडे के अंदर इतने कुलाम होते हैं, तो बताइए अमाउंट कितना मिलेगा NaOH का। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बोली थी उस लेक्चर में भी कि जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं उतने ही फराडे चार्ज होता है, उतने ही फराडे चार्ज होता है। तो यहाँ पे चार्ज निकाल लेते हैं भाई। चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होगा, वो होता है I इंटू टी, I इंटू टी। तो I यहाँ पे अगर I आपका एम्पियर में और टाइम अगर सेकंड में, तो ये कुलाम्ब में, इसमें कुलाम्ब में निकलता है ये। तो I कितना दे रखा है, ये दे रखा है जी, और टाइम कितने दे रखा है, इतना। तो यहां से जो वैल्यू आएगी 2 0 से 2 0 की 96,550 कुलाम वैल्यू आई है। लेकिन हमें तो फराडे में निकालना है, तो क्या कीजिए, इसको आप 96,500 से डिवाइड कर दीजिए तो फराडे में आ जाएगा। तो यहां पे जो चार्ज आ गया वो 0.1 फराडे है। अगर n फराडे चार्ज होता तो n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते। अगर 0.1 फराडे है तो यहां पे आपका 0.1 इक्विवेलेंट रहे होंगे। आपको वेट चाहिए तो इक्विवेलेंट आ गए हैं, इक्विवेलेंट को डिवाइड कर दीजिए n फैक्टर से। n फैक्टर कैसे निकालोगे भाई NaOH का, तो ये Na पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, दोनों के ऊपर एक एक चार्ज है, तो इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई, अब ये क्या निकल गया है, इक्विवेलेंट को n फैक्टर से डिवाइड किया, मोल आ गए, मोल को मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलिकुलर वेट से। तो NaOH का 40 दे रखा है, तो जब आप 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो आंसर आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आना था कि यहाँ पे आपको 4 ग्राम मिलेगा NaOH। कितना आसान है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने आपका। देखो क्या किया, चार्ज निकाला कुलाम में,
डिवाइड किया फराडे में, जितना फराडे चार्ज आपको मिला होगा इसका मतलब वहां पे उतने ही इक्विवेलेंट रहे होंगे। 0.1 फराडे था, 0.1 इक्विवेलेंट मिल गए, इक्विवेलेंट को डिवाइड किया एन फैक्टर से, मोल आ गए, मोल की मल्टीप्लाई की मास से, तो मेरे पास क्या आ गया, मास आ गया, सब कुछ आ गया। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, इजी ही है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंटल सोडियम। देखिए कह रहा है कि सोडियम क्या एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत ही बेकार बात हो जाएगी भाई, ये क्या सोडियम का रिडक्शन होता है क्या? देखिए सोडियम का तो मैंने सुना यार ऑक्सीडेशन होता है, Na जो होता है वो आपका Na पॉजिटिव में, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसी को दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिसका खुद का रिडक्शन हो, सोडियम का रिडक्शन नहीं होता, सोडियम का ऑक्सीडेशन होता है, गलत है। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। क्या जो आपका एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, किसका एक्वस सॉल्यूशन भाई, ये तो नहीं बताया किसका एक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी मैं कहूंगा कि ज्यादा बढ़िया बात नहीं होगी, इसको भी आप हटा सकते हैं। डेंसिटी क्या लोअर होती है इसकी पोटासियम से। मैंने जब पहला पार्ट था वहां पे बताया था कि भाई आपकी पोटासियम इसमें जो है एक्सेप्शन आ जाता है। वैसे तो डेंसिटी ओवरऑल इंक्रीज ही करती है, लेकिन पोटासियम की डेंसिटी कम होती है सोडियम से, पोटासियम की कम। तो इट्स डेंसिटी इज लोअर देन पोटासियम नहीं है, इट इज इजिली ऑक्सीडाइज। यस, यही बात तो मैंने बताई है कि सोडियम इजिली ऑक्सीडाइज कर जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4th होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वांटम नंबर का इतना आसान सा क्वेश्चन बच्चों को आता होगा, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? देखिए n की वैल्यू 3 है, ये 2 है, पॉसिबल हो सकता है क्योंकि l की वैल्यू n से कम होनी चाहिए, ना n के इक्वल होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए -L2 + L। ठीक है, ये तो पॉसिबल हो सकता है, तो इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी पॉसिबल हो सकता है, हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी पॉसिबल हो सकता है, हमारा आंसर नहीं होगा। 4th आएगा। देखिए यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे m की वैल्यू, देखिए अगर आपका जो m की वैल्यू होती है वो आपका -L2 + L होती है, तो यहाँ पे -3 कहां से आ गया भाई? -2 से लेके +2 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए थी, -3 कहां से आ गया? तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 4th हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट ए चिलेट? चिलेट क्या होते हैं भाई? बाइडेंटेंट या पॉलीडेंटेंट लिगेंड? पॉलीडेंटेंट लिगेंड क्या है ना, एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो भी पॉलीडेंटेंट लिगेंड होते हैं वो एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एथिलीन डाइअमीन है ना, एथिलीन डाइअमीन जिसे हम EN से लिखते हैं। अब जैसे ही आप कोई मेटल इसके संपर्क में आएगी तो ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है और यहाँ से भी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग की फॉर्मेशन होगी। चिलेट का मतलब यही होता है रिंग, चिलेट का मतलब रिंग। तो यार कह रहे हैं इनमें से कौन सा चिलेट नहीं बनाएगा? तो जो भी बाइडेंटेंट या पॉलीडेंटेंट लिगेंड नहीं होगा वो नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले डाइमिथाइल ग्लाइसिमेटो, इसको DMG बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, DMG। और भाई बिस वर्ड अगर है ना तो बिस वर्ड बाइडेंटेंट के लिए ही लगता है, जिसमें ऑलरेडी डाई आया हुआ होगा, अगर वो 2 हो तो उसके लिए लगता है। तो ये तो पक्का ही जो है बाइडेंटेंट लिगेंड है, तो ये तो चिलेट बना लेगा, ये आंसर नहीं होगा। पोटेशियम इथिलीन डाइअमीन टेट्रासाइनोक्रोमेट, तो एथिलीन डाइअमीन आ गया तो बाइडेंटेंट लिगेंड है, ये भी आपका चिलेट की फॉर्मेशन कर लेगा। टेट्रा अमाइन डाइक्लोरो, यहाँ पे अमाइन जो आप देख पा रहे हैं ये भी मोनोडेंटेंट होता है, एंड यहाँ पे जो क्लोरो देख पा रहे हैं वो भी मोनोडेंटेंट होता है। तो ये दोनों ही मोनोडेंटेंट है, इसका मतलब यहाँ पे चिलेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे फिर से आ रहा है डाइग्लाइसिनेटो, तो इसको G इसी से लिखा जाता है। ग्लाइसिनेटो भी एक बाइडेंटेंट लिगेंड होता है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता करना, बेसिकली ऑर्डर पता करना है। आइए समझते हैं इसको क्या है। यहाँ पे बहुत ही कहानी ये समझते हैं। यहाँ पे देखिए, कभी भी आप स्टाइकियोमेट्री को देख के रेट नहीं बता सकते। रेट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी और रेट को मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो मुझे ये समझ में आ जाती है, अगर आप बात ये करेंगे यहाँ पे देखा मोल पर लीटर पर सेकंड, ये है फॉर्मेशन की रेट। देखिए जब हमने क्या किया यहाँ पे, पहली बात समझिएगा, एक ही कंसंट्रेशन जब आपने
ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे भी 0.1 थी, यहाँ पे भी 0.1। जब कंसंट्रेशन सेम थी तो रेट भी सेम था, ठीक है। लेकिन जब हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, देखो यहाँ पे डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, रेट भी डबल हो गया। ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ए की कंसंट्रेशन को डबल करते और रेट 4 टाइम्स हो जाता, फिर मैं कहता कि ऑर्डर 2 होगा। अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया और रेट डबल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर 1 रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 रहा होगा, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 रहा होगा, है ना। तो यहां से अगर आप ये बात करेंगे तो ये ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन आप यहां से एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद आपने क्या किया, जब आपने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट चेंज नहीं हुआ। जब आपने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट चेंज नहीं हुआ। इससे क्या पता लगता है, इससे यह पता लगता है कि भाई आपका जो बी का जो रेट, जो बी की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो 0 होगा, बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो 0 होगा। और ऐसा हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऐसा हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है। इसे हम इनिशियल रेट मेथड बोलते हैं, है ना। इससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई स्टूडेंट्स, द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन दिस, इसको क्या नाम दोगे, है ना। देखिए हालांकि एचटेट के आंसर की में इसका आंसर सेकंड दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक अलग कहानी होती है। जब भी आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं और वहां पे जो अमाउंट ऑफ जो एंथैल्पी का चेंज होता है उसे हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड, यहाँ पे ग्रेफाइट अनसैचुरेटेड थोड़ी नहीं है। तो ये जो है बेसिकली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है भाई, ए आंसर आएगा। देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी एक कंपाउंड का 1 मोल बनना, तो ये 1 मोल बन रहा है। दूसरी बात होती है फ्रॉम इट्स constituents its most common occurring state elements। जैसे अगर आप यहाँ पे सी डायमंड लिख देते तो फिर ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होती, तो नहीं होती। हाँ, अगर कार्बन ग्रेफाइट लिखा तो ये मोस्ट कॉमन अकरिंग स्टेट होती है कार्बन की, ग्रेफाइट फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है, इजीली पाया जाता है, सस्ता भी होता है, और हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में ही पाया जाता है। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, न कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन जब होती है जब कोई अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन आप H2 के साथ करवाते तो वो बेसिकली आपका यहाँ पे होती। चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, द करेक्ट ऑर्डर। देखिए जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ने से क्या होगा, एनर्जी जो है आपका, साइज बढ़ने से जो है आपका वो एनर्जी इंक्रीज करती है। एनर्जी क्या करती है आपका, इंक्रीज करती है। तो पोटासियम की ज्यादा होगी, साइज जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी इंक्रीज करेगी। एक मिनट सुनिए भाई, रुको रुको रुको। तो इसकी एनर्जी सबसे कम नहीं होगी, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे दिखा रखा है, पहले तो ये ऑर्डर चेक कीजिए, ये ऑर्डर होगा क्या, ये ऑर्डर तो नहीं हो सकता भाई। या तो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, है ना, हाइड्रोजन फिर सोडियम फिर हाइड्रोजन के बाद लिथियम, ये वाला। या तो ये ऑर्डर हो सकता है, ये ऑर्डर भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से ऑर्डर आएगा। या तो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा और ये ऑर्डर फॉलो करेगा, है ना, या फिर ये देखिए पोटासियम की ज्यादा होगी, फिर सोडियम की, फिर लिथियम की और फिर हाइड्रोजन की। ठीक है, तो जैसे जैसे इसको आप आंसर 4th ही लगाएं मेरे हिसाब से। तो जैसे जैसे आपके साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती है, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती है ऑर्बिटल्स की। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 4th होना चाहिए। एक बार मैं भाई क्रॉस चेक जरूर कर लेता हूँ, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग ही रहा है, तो एक बार क्रॉस चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल भाई, सॉरी मैंने क्रॉस चेक इसको ऑलरेडी कर दिया है यहीं पे। बिल्कुल 3rd आएगा इसका आंसर, 3rd आएगा, है ना, 3rd आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज करती है, ये आप यहाँ पे लगाइएगा। साइज बढ़ता है एनर्जी डिक्रीज करती है, साइज बढ़ता है एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो पोटासियम यहाँ पे हाइड्रोजन का साइज के हिसाब से हम बोलेंगे कि 3rd। ठीक है, याद रखने वाला क्वेश्चन है यार, कुछ समझाने का है नहीं। ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये फिर भी थोड़ा बहुत ठीक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको मोलार कंसंट्रेशन निकालनी है क्लोराइड आयन की।
अगर आयन आ गया तो एन फैक्टर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको चाहिए ये वाला ये, तो फॉर्मूला लगता है n1 एन फैक्टर m1v1 प्लस में n2 m2 v2, ठीक है, एंड डिवाइड कर देना है इसको किससे, v1 प्लस v2 से, डिवाइड कर देना है v1 प्लस v2 से एंड आपका n3 से, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n फैक्टर, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे है आपका इस NaCl है, NaCl का n फैक्टर 1 होगा क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज एक के ऊपर पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव, तो ये 1 हो गया। मोलैरिटी इसकी 3 दे रखी है, वॉल्यूम इसकी 300 ml दे रखी है, ठीक है, प्लस में दूसरे का n फैक्टर, बैरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 2 की 1 से, तो इसका n फैक्टर 2 आ गया, इसकी मोलैरिटी 4 हो गई, इसकी वॉल्यूम 200 हो गई। अब यहाँ पे देखोगे क्लोराइड आयन है, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव, इसलिए इसका n फैक्टर 1 ही होता है, ठीक है। वॉल्यूम आपका 300 और 200 500 हो गई भाई, 500 हो गई, तो ये बना बेसिकली 900, यहाँ पे 8 1600 2500, 2500 को 500 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 25। कितना आंसर आ जाएगा, 1 मिनट भाई, 2500 को 500 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5। कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 5। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए आ जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए भाई यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसे हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला एनर्जी दी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला एनर्जी दी, जिसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। हमेशा ये बात याद रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हमेशा यह याद रखिएगा कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर सेकंड एंड फिर आपका फर्स्ट। ऐसा क्यों होता है, देखिए भाई यहाँ पे तो आप एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे ना, यहां से तो आप एक न्यूट्रल एटम से निकाल रहे थे तो इजीली थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी होगी। यहां पे कटायन से, कटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं जिसके पास ऑलरेडी कमी है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमेशा आपको फॉलो करना होता, ऑलवेज वैलिड होता है ये। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इसके अंदर, इसके अंदर ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा कि थर्ड वाली ज्यादा होगी, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट की सबसे कम होती है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैग्नीज शो मैक्सिमम रेडियस। देखिए मैक्सिमम रेडियस की बात की जा रही है यहाँ पे, कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। यहाँ पे जो Mn है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे जो Mn है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे जो Mn है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे जो Mn है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप सभी को पता होगा कटायन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उसका साइज उतना छोटा होता है, कटायन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना उसका साइज छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे कम चार्ज है, इसीलिए ये आपका सबसे मैक्सिमम रेडियस रही होगी। अगर आपसे मिनिमम पूछता फिर आंसर ये आ जाता, अगर मिनिमम रेडियस पूछता तो फिर आपका KMnO4 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा सी, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए आपका केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे 75% जो है वो आपका 32 मिनट में हुई, 32 मिनट में। तो बताइए 50% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हुई होगी, तो 50% रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हुई होगी। तो इसको ऐसे देखा जाता है भाई, मान लो यहाँ से आप चले और यहाँ पे आप पहुंच गए A/2 पे, तो इसको हम T हाफ लाइफ बोलते हैं, है ना, इसको हम T हाफ लाइफ बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ये बातें होती है। उसके बाद जब आप यहाँ पे A/4 पे जाते हैं, इसका आधा हुआ, इसका अब आधा करोगे तो ये आपका जाता है 3/4 पे। सॉरी भाई, थोड़ा सा सॉरी इसके लिए। तो यहां पे ये जाता है, तो ये देखा जाता है कि जो 3/4 होता है वो 1/2 टाइम्स होता है, ये रहा। अगर यहां पे आपको 25 मिनट लगे थे तो यहां पे यहां पे आपको आधा ही टाइम लगने वाला है, यहां पे आपको आधा ही टाइम लगने वाला है। तो 75%, इसको ऐसे नहीं समझना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। जो T हाफ होता है ना वो 1/2 होता है T 3/4 का, T 3/4 का। तो यहां से आप देखोगे तो इसका आपको हाफ कर देना, और इसका हाफ करने का मतलब होता है यहाँ पे आपका जाएगा सेकंड, यहाँ पे आपका जाएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये आपका ऑर्डर होता है, ये आपको हाफ लाइफ टाइम लिखवाए जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर के दौरान। तो चलिए भाई, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2000
एचटेट 2020 का। तो ये देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बेरिलियम सबसे छोटा साइज का होता है ग्रुप नंबर 2 में? बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ता है, तो बेरिलियम स्मॉलेस्ट होता है। बिल्कुल सही है। लिथियम इज द मोस्ट मेटालिक, ना सीजियम मोस्ट मेटालिक होता है, ये गलत है। क्या मैग्नीशियम इंपार्ट रेड कलर ड्यू टू फ्लेम? नहीं, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम में कोई कलर शो नहीं करते हैं, गलत है। सीजियम इज द मोस्ट रिड्यूसिंग इन वाटर, तो ये भी कोई ट्रू नहीं है, इसका ए आंसर आ जाएगा। तो ये था जी हमारा एचटेट 2020 का पूरा सॉल्यूशन। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। एक वीडियो पहले थी, एक दूसरी वीडियो ये। होप कि ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो फिर मैं 2019 और 2018 का भी सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर और अच्छे कमेंट करने हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।